नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो इसका पार्ट नंबर 21 है। इससे पहले साथी हम लोग पार्ट 20 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो साथ ही पहला प्रश्न जो रीजनिंग से होगा वो आपका आकृतियों की गणना से है। ये आपसे पूछ रखा है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। दैट मीन दिए गए जो आकृति दी रखी है इसमें आपको त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है। तो सबसे पहले जो मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग त्रिभुजों की गणना के लिए, वो क्या करेंगे साथी, सबसे पहले हम लोग एक आकृति वाले त्रिभुज जितने होंगे उनको गिनेंगे। तो एक आकृति वाले त्रिभुज कितने हैं? एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11 और 12। एक आकृति वाले कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या कितनी है साथी? 12 है। अब एक आकृति के बाद क्या करते हैं, दो आकृति वाले त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं। अब दो वाली गिनेंगे हम लोग। तो दो वाली अगर आप गिनोगे तो आप एज इट इज देख सकते हो, एक त्रिभुज ये है, मतलब दो और तीन आकृति को मिलाकर एक त्रिभुज आपका बना है, और एक और चार को मिलाकर आपका एक त्रिभुज ये बना है। ठीक, तो एक में कुल मिलाकर दो त्रिभुज इधर से है साथी, और दो त्रिभुज जैसे तीन चार को मिलाकर एक बनेगा और दो एक को मिलाकर एक बनेगा। तो एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कुल 4 है। ऐसे तीन दे रखी है, 4 3 12, मतलब दो आकृति वाले जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या कितनी है साथी? 12 है। कितनी दे रखी है उनकी संख्या? आपको 12 दे रखी है। तो कुल मिलाकर दो आकृति वाले देख लिए आप। अब यहाँ से तीन आकृति वाले त्रिभुज क्या आपको दिख रहे हैं? अगर कहीं साथी आपको तीन आकृति वाले त्रिभुज दिख रहे हैं तो आप बताएं। तो देखेंगे तीन आकृति वाला त्रिभुज इसमें साथी कहीं नहीं है। तो तीन आकृति नहीं वाला है, चार आकृति वाला गिन लेते हैं। तो चार आकृति वाला त्रिभुज कितना है आप देखें। चार आकृति वाला जो त्रिभुज है आप देखेंगे साथी, आपको देखो एक आकृति 3, एक आकृति 4, एक आकृति 5, एक आकृति 8, इनको मिलाकर एक त्रिभुज कंप्लीट बन रहा है। एक कंप्लीट त्रिभुज आपका बन रहा है। तो एज इट इज आप देखोगे एक आकृति 8 7 9 12, इसको मिलाकर एक त्रिभुज मिल रहा है आपका। तो दो त्रिभुज इस साइड है, वैसे दूसरी साइड में भी आप देखोगे एक आकृति नंबर 1 को, 4 को और 5 6 को मिलाकर एक बन रहा है। एज इट इज आप साथी यहाँ पर देखोगे 6 7 9 और 11 10 को मिलाकर एक त्रिभुज मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर चार आकृति वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है साथी? 4 है। अब पांच आकृति वाले त्रिभुज तो इसमें है ही नहीं, तो कहने का मतलब है इतने ही कुल त्रिभुज हैं। तो एक आकृति वाले 12 हो गए, दो आकृति वाले 12 हो गए और चार हो गए चार आकृति वाले। तो कुल मिलाकर संख्या 4 दूनी मतलब 12 दूनी 24, 4 28। तो 28 क्या किसी ऑप्शन में दिया है? तो आप देख रहे होंगे साथी ऑप्शन नंबर ए में आपका 28 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आकृतियों की गणना करनी होगी तो आप इसी तरह काउंट करेंगे। सबसे पहले एक आकृति वाले, फिर दो आकृति वाले, फिर उससे जैसे जैसे हैं वैसे आप काउंट कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 2 क्या पूछ रखा है। ये कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आमतौर के आपके रेलवेज के एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर आप साथी रेलवे एनटीपीसी की या फिर कह सकते हो आप आरपीएफ कांस्टेबल की टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथ ही ये आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में 29/8/18 से पहले के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या रखा है, एक कोड में यदि हम लोग ZIG मतलब जिग जैग इनको क्या लिख रहे हैं, AZGINGGNIGG के रूप में कोडित कर रहे हैं, उसी कोड भाषा में ये साथी आपका किस प्रकार लिखा जाएगा? जो आपका ब्लिस जार्डली दे रखा है ये किस भाषा में लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा जो दे रखा है कोडिंग जिस प्रकार की की गई है वो किस प्रकार की कोडिंग है। तो आप सभी को पता होगा साथी अल्फ़ाबेट कोडिंग भी होती है, और उनके जो स्थानीय क्रम होते हैं उनको एक्सचेंजिंग में भी कोडिंग होती है, या फिर इन्हीं में इनका प्लेस वैल्यू बदल के कोडिंग कर देते हैं। तो इस तरह की कोडिंग्स होती हैं। सबसे पहले पता करेंगे, जैसे दे क्या रखा है, ZIG ये साथी आपका दे रखा है। और कोड किस भाषा में क्या रखा है, ए के रूप में AZGIZ साथी, उसके बाद GNIGG के रूप में इसे कोडबद्ध किया है। अब देखो किस रूप से कोड दिया है। आप देख रहे होंगे साथी जो अल्फ़ाबेट्स इसमें दे रखे हैं, दैट मीन जितने अल्फ़ाबेट्स हैं सेम उतने ही अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर जेड का प्रयोग इसमें कितनी बार हुआ है? अगर मैं पूछूं आपसे जेड का प्रयोग कितनी बार हुआ? जेड का प्रयोग एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ हुआ, दो बार। तो इसमें भी देखो एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ, दो ही बार इसमें भी जेड का प्रयोग हुआ है। ऐसे आप मतलब अल्फ़ाबेट्स की गणना कर लेना। अगर सब में सेम रहेगा तो कह सकते हो आप ये पोजीशन के आधार पर है, दैट मीन इन्हीं की पोजीशन इसमें बदल कर लिख रहे हैं ना साथी, तो बदल के लिख रहे हैं। अब किस तरह बदल के लिख रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, किस तरह ये बदल के लिख रहे हैं।
देखो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं साथी, 5, 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब एक आज जी से एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, इसको एक दूसरे से अपोजिट नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे आपका जड़ होता। तो इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दें, तो हम लोग अगर इसको 5 5 करके डिवाइड कर दें तो क्या पड़ता है, इस प्रकार कोडिंग की हो, मतलब यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान से देखोगे यहाँ भी 5 अल्फाबेट, इधर भी 5 अल्फाबेट, ऐसे इसमें कर दो, इधर भी 5 अल्फाबेट, इधर भी 5 अल्फाबेट। अब देखोगे साथी ये जो आखिरी का स्थान है ये आपका पहले स्थान पर रख दे रहे हैं, और इसका जो पहला स्थान है वो आपका आखिरी के स्थान पर लिख दे रहे हैं। कहने का मतलब पहला आपका आखिरी लिख दे रहे हैं, उसका जो दूसरा है तो उसके दूसरे पहले से लिख रहे हैं, उसका जो है साथी वो उधर पीछे से लिख दे रहे हैं, और इसका जो है ये आखिरी का दूसरा है, मतलब आखिरी से दूसरे पे है तो ये पहले से आपका दूसरे पे हो जा रहा है। वैसे ही पहला ये आखिरी, मतलब ये जो है इधर से आखिरी है तो उसको लाकर पहले पे कर दे रहे हैं। कहने का मतलब इसमें पोजीशन बदल कैसी रही है, जो पहले है उसको 5 की शिफ्टों में बांट के आखिरी कर दे रहे हैं, जो दूसरे पे या दूसरे से आखिरी पे, जो तीसरे पे शुरू से वो तीसरे से आखिरी पे, इस तरह की कोडिंग कर रहे हैं। एज इट इज साथी इसमें भी देखोगे आप, जी है, जी को आप आखिरी प्लेस पे लिख दे रहे हैं, ये जी है इसको इस प्लेस पे लिख रहे हैं, आई को साथी थर्ड मतलब आखिरी से तीसरे पे है, और ये इधर पहले से चौथे पे ये आपका दूसरे पे कर दे रहे हैं, और इधर आपका साथी ये पहले पे कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार की कुछ कोडिंग हो रही है। तो वैसे ही आप ब्लिज जार्डली का भी निकाल लो, इसको हम लोग सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, आपको कोडिंग पता है चल गई। हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना, जैसे 10 अल्फाबेट थे तो इसको हम लोग 5 5 में डिवाइड कर दिए। तो ऐसा प्रश्न आपके आमतौर के सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथी। अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हो या फिर साथी आप रेलवे से संबंधित कर रहे हो तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्या दे रखा है साथी, BLIZARDLY, क्या दे रखा है, हार्डली, मतलब लास्ट में साथी जार्डली दे रखा है, सॉरी जार्डली। अब इसमें अल्फाबेट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसको भी 20 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 20 का डिवाइड इस जगह होगा। ठीक, अब देखो ये वहां पर पहले के लिए कर रहे थे तो ये जाके आखिरी में आ रहा था, तो यहाँ पर हम लोग बी करेंगे, इसको क्या करेंगे साथी, आखिरी पे, तो आखिरी से बी करेंगे। उसके बाद ये सेकंड मतलब पहले से दूसरे पर, इसे पीछे से दूसरे क्रम पे रखेंगे। अब वैसे ही आई दे रखा है, आई इधर से तीसरे पे सामने, उधर से भी तीसरे पे रखेंगे तो यहाँ पर आपका आई हो जाएगा। जेड है, जेड पीछे से दूसरे नंबर पे यहाँ है तो यहाँ से पहले से दूसरे नंबर पे हम लोग रखेंगे, तो इधर से देखो जेड इधर आखिरी में, इधर हम लोग जेड को पहले रखेंगे। इस प्रकार का हो गया साथी। अब दूसरे को एज इट इज कर सकते हैं, इसको सिंबल हम नहीं कॉमा कर लेते हैं, नहीं तो आपको भी समस्या होगी। ए यहाँ पर पहले पर है, हम तो यहाँ पर ए आखिरी में करेंगे। वैसे ही आर यहाँ पर है, उसके बाद तो आर हम लोग इधर से कर लेंगे, फिर उसके बाद डी है, डी कर लेंगे, उसके बाद एल है, एल करेंगे, उसके बाद वाई है, वाई कर लेंगे। अब निकल के आया ZZILBYLDRA, ये किस ऑप्शन में साथी आपका दे रखा है, ये जो दिया है ये आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपसे ध्यान से देखोगे ZZILBYLDRA ये आपका साथी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था मित्र, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया आपसे, ये एनालॉजी से पूछा गया प्रश्न है। ये आपसे कह रखा है आपको उस विकल्प का चयन करना है, क्या करना चाहते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जिसका दूसरे शब्द से जैसे पहले का संबंध दे रखा है। तीसरे पद का आपको संबंध अगले शब्द के साथ निकालना है, उस प्रकार संबंध होना चाहिए जैसे असम का तेजपुर है, असम का संबंध तेजपुर से है। जो भी साथी असम के होंगे उनको तो पता होगा, जो तेजपुर है वो असम का एक जिला है, ये जिला के आधार पर आपका दे रखा है साथी जो संबंध है। तो असम जो है ये मतलब जो तेजपुर है ये आपका असम का एक जिला है, असम का एक साथी जिला है। वैसे ही केरल का जिला क्या जयपुर है या फिर मिदनापुर है या फिर थेंजोल है या फिर साथी कोंची है, तो आप सभी को पता होगा जिस प्रकार साथी तेजपुर जो है असम का जिला है, उसी प्रकार आप सभी को साथी पता होगा जो इसमें कोंची है, क्या कोची है जो साथी, वो आपका केरल का एक जिला है, क्योंकि यहीं पर साथी आपका जो वास्को डी गामा आया था, शायद साथी यहीं पे आया था। तो जो केरल है उसका जिला कौन सा इनमें, कोंची है, तो कोंची जिले के आधार पर है, तो कोंची इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में कोची दे रखा है, सॉरी डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से पूछा गया प्रश्न है साथी, ये भी आपका आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो रेलवे वाले साथी इसको जरूर देखेंगे। ये कह रखा है आपको साथी उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो वर्ग के लिए क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है और चतुर्भुज दे रखा है। तो साथ ही तीनों आपके मैथमेटिकल जो आकृतियां हैं वो दे रखी हैं, गणित की आकृतियां हैं, तो आपको बताना है इनमें किस प्रकार का संबंध है। तो सबसे पहले साथी जिनमें कोई संबंध नहीं उनका ओपन डायग्राम बनता है, तो ओपन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जिनमें कुछ संबंध हो उनमें इस तरह डायग्राम बनता है, और जिनमें कोई मतलब साथी पूरा संबंध हो
में अंतर्गत डायग्राम बनता है, दैट मीन उसी के अंतर्गत समाहित हो जाता है। तो आप देखो वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, इनमें किस प्रकार का संबंध है? तो आप सभी को पता होगा वृत्त एक अलग आकृति है, चतुर्भुज आपकी अलग आकृति है और साथ ही त्रिभुज आपकी अलग आकृति है। तो इन आकृतियों में ये आपकी वृत्त की हो गई, ये त्रिभुज की हो गई, ये साथी आपका चतुर्भुज, इनमें आकृतियों में क्या कोई सामान्यता है साथी? तो कोई सामान्यता नहीं है। तो इनके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा? ओपन डायग्राम। तो ओपन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 5 क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है साथी आपको 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 दृष्टि मतलब 3 दृष्टि से एक समान के होंगे, दैट मीन 3 जो हैं किसी एक समान होंगे और जो इनमें एक है इनमें से वो भिन्न होगा। तो असंगत का आपको चयन करना है, दैट मीन जो भिन्न है उसी की आपके पहचान करनी है। इनमें से जनरली आपको हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे और द इंडियन एक्सप्रेस, इनमें 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से सामान्य होंगे और जो चौथा है साथी उन सबसे भिन्न होगा। तो आप बताएं ये किस तरह से भिन्न है, ये किस तरह से भिन्न है? जो भी साथी न्यूज पेपर पढ़ते होंगे उनको तो पता होगा साथी इसका आंसर, क्योंकि देखो हिंदुस्तान टाइम्स, क्या हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब साथी जो हैं समाचार के प्रकार हैं, दैट मीन जो आपके समाचार पत्र आते हैं घर में, जो समाचार पेपर आता है उसी के मतलब उसी के प्रकार हैं। तो समाचार पत्र हैं, सॉरी साथी गलत लिखा है, समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र हैं। और जबकि जो इंडिया टुडे है साथी, जो ये इंडिया टुडे है, आप अगर मोबाइल चलाते होंगे या फिर साथी कह सकते हो आप अगर टीवी देखते होंगे तो उनमें एक ये चैनल है, ये आपका चैनल है, दैट मीन न्यूज चैनल है। बाकी सब न्यूज जो समाचार पत्र होता है उस वो है और बाकी इसमें से ये आपका न्यूज चैनल है। तो न्यूज चैनल के आधार पर पत्र भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्नता की पहचान करनी थी तो भिन्न आप इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है साथी ये दिशा परीक्षण रिलेटेड प्रश्न है। ये कह रखा है साथी आपसे सूरज पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें आप डायग्राम जो दिशा का है वो खींच लोगे। जैसे इधर पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है, इधर आपका उत्तर है और इधर दक्षिण है। दूसरी बात, अगर साथी वो दाहिने घूमने को कहेगा तो आप उसको हमेशा क्लॉकवाइज में घुमाओगे, जिस तरह आपकी घड़ी की सुई घूमती है उधर घुमाओगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो जिस तरह साथी आपकी जिस दिशा में आपकी सुई नहीं घूमती है उस दिशा में घुमाओगे। तो जैसे आप कह रखा है सूरज जो है पर पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, 9 मीटर चलता है। तो अगर कोई बंदा सूरज है, कोई साथी अगर सूरज है तो 9 मीटर कह रखा है, वो पहले 9 मीटर किधर चलेगा, वो पूर्व की ओर चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं, वो 9 मीटर किधर चल रहा है, 9 मीटर साथी वो पूर्व की तरफ चल रहा है, दैट मीन जिस तरफ सूरज है तो पूर्व की तरफ चल रहा है। आप कह रखा है फिर वहां से बाएं मुड़ता, बाएं का मतलब साथी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर क्लॉकवाइज होगी और इधर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हमेशा ये 90 डिग्री में घूमेगा, क्योंकि कह रखा है समान मोड़ वाले केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। ए से मान लो ये बिंदु आपकी बी है साथी, अगर मान लो या फिर मत मानो, यहाँ से किधर घूम रहा है साथी आपका, वो बाएं मुड़ता था, आप वो बाएं मोड़ दो। वहां से कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है। दाहिना किस साइड होता है साथी, हमेशा उसका क्लॉकवाइज में आप घुमाओगे। तो वहां से 5 मीटर चलता है, ये भी आपका 5 मीटर चला, ठीक है साथी। अब कह रखा है फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब साथी दाहिने साइड, तो उसका दाहिना साइड किधर होगा, नीचे की साइड होगा। किधर होगा, नीचे की साइड होगा। उधर कितना चला, 8 मीटर आपका चला। फिर वहां से साथी वो दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। दाएं नहीं फिर मुड़ेगा, तो आप क्लॉकवाइज में उसको फिर घुमाओगे तो 5 ही मीटर वो चलेगा। कितना चलेगा साथी, 5 ही मीटर चलेगा। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वो दाहिने मुड़ता है, दैट मीन फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, वो फिर दाहिने मुड़ेगा, फिर उसको दाहिने मुड़ के वो 3 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख जो है साथी वो किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो मुख आपका ये कौन सी दिशा है, ये आपकी कौन सी दिशा है साथी, ये आपकी उत्तर दिशा है। तो उत्तर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आसान सा प्रश्न था, आप सभी मित्रों को आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 6 क्या पूछ रखा है, सॉरी साथी 7 क्या पूछ रखा है। ये आपका ब्लड रिलेशन रिलेटेड प्रश्न है। ये कह रखा है रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध होगा। कह रखा है रोहित ने फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो सबसे पहले हम लोग रोहित को रखते हैं। अगर रोहित कह रखा है भाई रोहित को ही रखेंगे ना, रोहित को रखेंगे। तो मान लो ये रोहित है, ये कौन है साथी, रोहित है। रोहित कह रहा है वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे पिता दैट मीन रोहित के पिता, ठीक है साथी, मेरे पिता के
पुत्र की। मेरे पिता दैट मीन, फिर कह रखा है मेरे पिता के पुत्र, दैट मीन इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र उनका कौन सा हो जाएगा साथी, रोहित ही हो जाएगा। ठीक, उनकी क्या है वो पुत्री है, उनकी क्या है वो पुत्री है। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध होगा, दैट मीन अगर रोहित की पुत्री है साथी तो उनमें रिलेशन पुत्री और पिता का ही होगा, पुत्री और पिता का होगा। तो पिता या फिर पुत्री आपका क्या किसी ऑप्शन में दिया है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको पिता दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी वो कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न है। ये भी आपके रेलवेज के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे ये कब पूछा गया था साथी, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2022 की परीक्षा में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कह रखा है 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों में दी जानकारी को आप सत्य मानेंगे और उस पर विचार करेंगे, चाहे वो सामान्यतः गलत ही हो। ठीक, और आप बताएंगे निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप को कथनों पर पालन करता है। अब कथन क्या दे रखा है, पहला कथन दे रखा है सभी एलियन लोग हैं, पहला कथन है साथी सभी एलियन लोग हैं। दूसरा क्या कह रखा है, सभी लोग स्तनधारी हैं। तीसरा क्या दे रखा है, सभी स्तनधारी पशु है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले सबसे पहले आप उसका बिना रखिए। चलो, पहला क्या कर रखा है, सभी एलियन लोग हैं, तो एलियन का हम लोग खींचेंगे, सभी एलियन जो है साथी वो क्या है, लोग हैं। तो सभी जो एलियन है वो लोग के अंतर्गत समाहित हैं। तो दूसरा आपका किसका है, लोग का है। दूसरा किसका है साथी, लोग का है। उसके बाद कर रखा है जो सभी लोग हैं वो स्तनधारी हैं, तो लोग आपके जो हैं वो स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम लोग स्तनधारी को खींचेंगे, स्तनधारी को खींचेंगे। तो ये स्तनधारी हो गया जिसके अंतर्गत लोग समाहित हैं। आप कह रखा है सभी स्तनधारी पशु हैं, सभी स्तनधारी पशु हैं, तो साथी स्तनधारी को हम लोग किसके अंतर्गत लाएंगे, पशु के अंतर्गत लाएंगे। किसके अंतर्गत लाएंगे, पशु के अंतर्गत लाएंगे। अब निष्कर्ष क्या कह रखा है, ये कह रखा है कुछ पशु जो हैं वो स्तनधारी हैं, जो कुछ पशु हैं साथी वो स्तनधारी हैं। तो पहला देखो, कुछ पशु जो हैं क्या वो स्तनधारी हैं। पहला निष्कर्ष क्या साथी गलत दे रखा है या फिर सही दे रखा है, आप जरूर बताएंगे। तो जो साथी कुछ पशु हैं, जो कुछ पशु हैं वो स्तनधारी हैं, क्योंकि जो साथी जो कुछ लोग, मतलब कहने का अर्थ यहाँ है जो कुछ पशु हैं ये मतलब स्तनधारी के अंतर्गत आ सकते हैं। क्या सभी लोग जो हैं एलियन हैं, जो लोग हैं सभी वो एलियन हैं। तो क्या साथी जो सभी लोग हैं, देखो कुछ अगर कहेगा तो कुछ कहेगा तो कुछ हो सकते हैं ना साथी। जैसे इसमें क्या रखा है, कुछ जो स्तनधारी हैं वो पशु हैं, तो ये कुछ जो पशु हैं स्तनधारी हो सकते हैं। मतलब सभी जो स्तनधारी हैं, अगर सभी पशु हैं तो कुछ उसमें से स्तनधारी भी होंगे ना, कुछ उसमें से स्तनधारी भी होंगे। लेकिन दूसरा क्या रखा है, सभी लोग एलियन हैं, तो लोग सभी एलियन नहीं है, सभी एलियन लोग हैं। सभी एलियन जो हैं वो लोग हैं, परंतु सभी लोग एलियन नहीं। अगर यही कहता कि जो साथी कुछ लोग वो एलियन हैं, तो थोड़ा सा कुछ लोग एलियन हो सकते हैं अगर ऐसे डायग्राम बनेगा। लेकिन कुछ एलियन मतलब जो सभी लोग हैं वो एलियन नहीं होंगे, सभी जो एलियन हैं वो लोग हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो साथी दूसरा निष्कर्ष आपका गलत है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 पालन कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका कुछ अच्छा प्रश्न है, ये कह स्टेटमेंट रिलेटेड प्रश्न है साथी, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 दे रखा है पीएच में पी जर्मन भाषा में पोंटेस को निरूपित करता है। दैट मीन पी जो है जर्मन भाषा के पोंटेस को दर्शाता है, जिसका अर्थ शक्ति है। जिसका अर्थ क्या है साथी, अर्थ शक्ति। तो पी का अर्थ क्या है, शक्ति। पी का अर्थ क्या है, शक्ति, और दर्शाता है किसको साथी, पोंटेस को। और दूसरे में पीएच पैमाने को स्केल पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच मापते हैं। ये आपका कथन दे रखा है। अब क्या कथन 1 सत्य है और कथन 2 सत्य है साथी, इसको रियल उसमें बताना है, या फिर दोनों कथन सत्य हैं, या फिर दोनों कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर साथी इसका हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगर बात करें साथी हम लोग मतलब पहले की, जो पहला कथन दे रखा है इसकी बात करें, जो पीएच में पी जर्मन भाषा के पोंटेस से निरूपित है, दैट मीन इससे लिया गया शब्द है, दैट मीन इसी से है। तो ये साथी आपका पहला तो सही दे रखा है, क्योंकि पीएच में जो पी होता है वो पोंटेस को निरूपित करता है, तो सही है। जिसका अर्थ साथी शक्ति होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, संकेत शक्ति है। तो पहला जो है साथी वो आपका क्या दे रखा है, सही दे रखा है। जबकि दूसरा क्या रखा है साथी, पीएच पैमाने स्केल पर हम सामान्यतः 0 से लेकर 16 तक पीएच माप सकते हैं। तो ये आपका गलत दे रखा है, ये आपका साथी गलत दे रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर साथी कौन सा सही हो जाएगा इसका, केवल मतलब ऑप्शन नंबर सी कथन 1 ही सत्य है और कथन 2 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगर बात करें साथी जो सामान्यता है, अगर हम लोग इसको बात करें, जो पीएच का साथी स्केल का माप होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 14 के बीच होता है। इसमें साथी 0 से लेकर 16 तक दिया है, तो जो भी विज्ञान पढ़े होंगे साथी उनको तो पता होगा 0 से लेकर 14 तक माप सकते हैं, ना थी 0 से लेकर 16 तक। तो ऑप्शन नंबर इसका साथी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, यदि Q का अर्थ जोड़ है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है, K का अर्थ भाग है, तो हमारे पास 52 K 4Q 6J 12T 8 इस इक्वेशन का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न को आप सभी सॉल्व कर लेते होंगे। जनरली क्या करते होंगे साथी, जो दे रखा है उसको मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे Q का मतलब जोड़ मानना है आपको, J का मतलब क्या मानना है? गुणा मानना है, T का मतलब क्या मानना है? माइनस मानना है, K का मतलब क्या मानना है साथी? डिवाइड मानना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब अकॉर्डिंग टू सिंबल इसको एक्सचेंज कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंबल को एक्सचेंज कर लो। 52 Q का मतलब, K का मतलब साथी क्या दे रखा है? भाग दे रखा था, भाग करो 4 से। फिर Q है, Q का मतलब क्या दे रखा है? जोड़ दे रखा है। उसके बाद 6 है। J का मतलब साथी गुणा दे रखा है, फिर गुणा करो। उसके बाद 12 है। उसके बाद T है, T का मतलब क्या होता है साथी? T का मतलब माइनस होता है, फिर 8 होता है। अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले भाग दोगे, फिर गुणा दोगे, फिर उसके बाद जोड़ोगे, फिर घटाओगे। भाग दोगे क्या आ जाएगा आपके पास? 52 से साथी 4 को मतलब 52 को 4 से भाग दोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। 13 प्लस इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 छंग 72 हो गया साथी, तो 72 कर दोगे माइनस 8। अब उसके बाद जोड़ोगे, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और 7 एक साथी कितना हो जाएगा? 7 एक 8। 85 में से आप 8 को माइनस कर दो, 85 में से आप 8 को माइनस कर दो। 85 में से साथी आप 8 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचने वाला है? 77 बचेगा। कितना बचेगा साथी? 77 बच जाएगा। तो 77 क्या किसी ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी में 77 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथी धन्यवाद।